हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दरोगा होमवर्क सीरीज़ का डे 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लूसेंट, स्पीडी सामान्य अध्ययन, स्पीडी सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी सार संग्रह और करंट अफेयर्स। अगर आप दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस लूसेंट में हिस्ट्री पे करना है और फिर करंट अफेयर्स पे करना है। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट पे अपना अच्छा पकड़ बना लेते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बाय द वे, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, पर अत्यधिक फोकस आपको इन दो चीज़ों पे करना है। और रहा बात साइंस का, तो साइंस के लिए मैं लूसेंट और स्पीडी सामान्य विज्ञान चला रही हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो। विज्ञान से एक फ़ायदा ये मिल रहा है कि आप आरआरबी जो पढ़ रहे हैं उसमें आप क्वेश्चन बैंक ही पढ़ रहे हैं, जो पिछले कितने सालों से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है वो आपको बार बार मिल रहा होगा अगर आप रियली में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो। फिर हम पढ़ रहे हैं वन लाइनर, उसका हम फिर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर मॉडल सेट कर रहे हैं। तो इससे आपका साइंस का भी जो 16 to 18 क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लूसेंट में एंशिएंट इंडिया, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसका ईसा पूर्व आपको याद रखना है कि ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल माना जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। उसके बाद आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में आप देखेंगे। फिर रत्नी किसे कहा जाता था वो देखेंगे, पूरक, वाजप्रति। उसके बाद आप नीचे जब आएंगे तो इसमें आप मंडल देखेंगे ऋग्वेद के। उसके बाद आप इसमें पूरा मतलब कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ पहले क्या नाम था ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अब पूछ देता है कि व्यास नदी उसका प्राचीन नाम क्या था, तो बिपाशा, ये आप पूरा देख लेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, महाकाव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, इतना आपका हो गया वैदिक सभ्यता में। इसके बाद हम देखेंगे मिडाइवल इंडिया, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैयद और लोदी वंश प्लस शासन पढ़ेंगे हम, पेज नंबर 24 एंड 25। तो सैयद वंश जो था वो इसका शासनकाल 37 वर्षों तक रहा। इसमें सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसकी मृत्यु के बाद मुबारक खां आया और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। फिर हम लोदी वंश पढ़ेंगे, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसे एक दो बार रिवीजन भी कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन रहता है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया था, ये पढ़ेंगे इसमें आप। उसके बाद आप देखेंगे कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। फिर हम देखेंगे कि सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था इसने, और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई थी। और उसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और वहीं पर मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया गया था, तो किसने दिया था, तो पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। फिर आप सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, मंत्री और उससे संबंधित विभाग पढ़ेंगे, और फिर आप पढ़ेंगे वित्त विभाग बनाने वाला सुल्तान कौन था, दास विभाग बनाने वाला सुल्तान कौन था। देखिए, दीवान ए बंदगान इसे हम दास विभाग कहते हैं, दीवान ए खैरात इसे हम दान विभाग कहते हैं, और दीवान ए इस्तिहाक इसे हम पेंशन विभाग कहते हैं। और इस तीनों विभाग को बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिर आप राजस्व व्यवस्था देखेंगे और ये पूरा आप कर लेंगे। देवल सल्तनत काल में अंतरकालीन बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, यहाँ तक आप पढ़ेंगे पूरा लोदी वंश। फिर हम आते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, पेज नंबर 102 to 104 आपको इसमें पढ़ना है। भारत की नदियों में आप पढ़ेंगे कि
कौन सी नदी का उद्गम कहाँ होता है, संगम कहाँ होता है, उसकी लंबाई क्या है और विशेषता क्या है, ये आप पूरा पढ़ लेंगे। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नदी है जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी, फिर आप देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी इम्पॉर्टेंट नदियां हैं। इसका उद्गम, संगम, लंबाई और विशेषताएं आप पढ़ लेंगे। इसके बाद हम आएंगे पॉलिटी पे। तो पॉलिटी में आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। पेज नंबर 167 टू 169 दे रखा है। मौलिक अधिकार पॉलिटी का बहुत एक तरह का मतलब अगर आपका मार्क्स एग्जाम में बढ़ाएगा तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका किस भाग में है, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भारत का अधिकार पत्र या फिर इसे आप मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो वो हम मौलिक अधिकार को कहते हैं। और मूल अधिकारों का जन्मदाता भी हम मौलिक अधिकार को ही कहते हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत एक अधिकार को हटा दिया गया, वो था संपत्ति के अधिकार को, जो और उसे हटा करके अब संविधान के अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो अब मौलिक अधिकार हमारे सिर्फ 6 हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समता या समानता का अधिकार, ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 अनुच्छेद। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32। अब जब आप समता या समानता का अधिकार देखेंगे तो इसमें आपको 14 से 18 तक पूरे अनुच्छेद को पढ़ना है कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17, 18 में क्या है। तो समता के अधिकार में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला पूछता है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। और धर्म है आपका 15। 16 में है लोक नियोजन। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। और 18 है उपाधियों का अंत। तो इसे भी आप अच्छे से समझेंगे। फिर आप आएंगे स्वतंत्रता के अधिकार पर 19 से 22। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि 19 के क में क्या है, या पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, 19 A B C D ऐसे। तो प्रेस की स्वतंत्रता 19 की क में है या ए में है, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो आप तीसरा पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर चौथा पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा में संस्कृति, और छठे में आप पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 42वां संविधान संशोधन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 24वें संविधान संशोधन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने हैं। मौलिक अधिकार को आप 1 से 2 बार जरूर रिपीट कीजिएगा और फिर आप ऑब्जेक्टिव जो लूसेंट का बुक आता है उससे ज़रूर बनाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपके समझ में कितना आया और कितना नहीं आया है। और एक ऑब्जेक्टिव बुक बनाइए लूसेंट का चैप्टर्स पढ़ने के बाद, और फिर एक प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए पर डे। और हो सके तो प्लीज़ आप कमेंट में करके बताएं कि आप में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 डेज हम लोग कर चुके हैं टॉपिक, इसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ है। अगर पहले आपको 100 में 40-50 मार्क्स आता था तो क्या अब आप में प्रोग्रेस हुआ है? जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। सो प्लीज़ बताएं भी। नेक्स्ट होमवर्क है आपका केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का है पेज नंबर 228 से 229, जिसमें आप पढ़ेंगे आज आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आप मेंडलीव का आवर्त सारणी पढ़ेंगे, उसका दोष क्या था। फिर आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे, ये आपको पूरा पढ़ना है इसमें, ठीक है। आवर्त सारणी में जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी मोशले 1913 ईस्वी के नियम पर आधारित है। इधर मेंडलीव का आवर्त सारणी 19वीं शताब्दी के मध्य में वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने तत्व और उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए से एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन पर होता है। बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। तो ये सारी चीज़ें आप आवर्त सारणी में पढ़ेंगे। साइंस के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्ययन, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पेज नंबर 14 स्पीडी सामान्य अध्ययन में, जिसमें आपको आज पढ़ना है वित्त आयोग और नीति आयोग और गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब GST, ठीक है। वित्त आयोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है ये
वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए करता है, फिर ये संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, अभी वर्तमान में कौन 15वें वित्त आयोग कार्यरत हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, तो NK सिंह है। 14वें कौन थे। फिर आप नीति आयोग पढ़ेंगे कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जो योजना आयोग के स्थान पर आई है। इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आप GST पढ़ेंगे, GST का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, GST को लागू कब किया गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेंगे। इसके बाद हम एक स्टेट करते हैं जिसमें आप दिल्ली आज पढ़ेंगे, और उसके बाद आप पढ़ेंगे 10 सेट नंबर 71 to 80, पेज नंबर 216 to 218, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्पीडी सामान्य विज्ञान जिसमें हम करते हैं RRB, जो हम 5 पेज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 36 to 40। इसमें क्वेश्चन बैंक दे रखा है, छोटा छोटा है। जब अगर आप इतना पेज पढ़ चुके हैं, मतलब 35 पेज तक आप पढ़ चुके हैं, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन वहाँ था और ये रिपीट कर रहा है। तो जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं उसको आप टिक आउट कर लीजिए और फिर बाद में रिवीजन के टाइम देखिए कि वो क्वेश्चन आपको याद हुआ है या नहीं। बाय द वे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। आपको ये खुद समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम भौतिकी में। कल हम लोगों ने भौतिक विज्ञान का 2 पेज किया था, ये 1 लाइनर है जो बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 127 to 128। आज हमारा भौतिक विज्ञान खत्म हो जाएगा विज्ञान से, जिसमें आपका पढ़ना है पहला परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, वहाँ से लेकर आप पूरा नीचे पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है, पेज नंबर 128 तक पढ़ेंगे। और फिर इतना पढ़ने के बाद आप टेस्ट पेपर 11 to 14 बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपको कितना याद हो पाया है। तो ये आपका रहा स्पीडी सामान्य विज्ञान, क्लियर। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट होमवर्क है NCERT सार संग्रह में हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ना है आज पेज नंबर 9, और इसमें आपको पढ़ना है आज उद्देशिका और प्रस्तावना। प्रस्तावना भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको ये याद रहना चाहिए कि हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये मतलब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, ये पूरा उद्देशिका आपको पढ़ना है। फिर आप आएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, जिसमें आपको पढ़ना है जलवायु, पेज नंबर 9। तो इसमें आप पढ़ेंगे आज किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले शुष्क मुख्य कारक कौन से हैं। फिर आप इसका एक शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। फिर जलवायु के प्रकार देखेंगे, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु रहती है। इसके बाद हम आएंगे, कल हम लोगों ने चट्टान और ज्वालामुखी पढ़ा था, तो सेम आज हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन पेज नंबर हमारा चेंज होगा। पेज नंबर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का 59, जिसमें आप चट्टान और ज्वालामुखी का पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें आप विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी इम्पॉर्टेंट है कि अम्लीय लावा से आप शुरू करेंगे और सिल्क शंकु तक इसमें आपको पढ़ना है। फिर हम आते हैं इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट में आज आप पढ़ेंगे ओजोन परत, सड़न एवं प्रदूषण। इसमें ओजोन परत के बारे में आपको पढ़ना है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है, वहाँ से लेकर आप नीचे पूरा इस पेज को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स। फिजिक्स में हमें पढ़ना है ध्वनि, पेज नंबर 9। तो ध्वनि में आपको पढ़ना है आज कि ध्वनि का स्रोत, उसकी तीव्रता, जब हम साधारण बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल होना चाहिए। फिर पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ का चाल कितना मीटर पर सेकेंड होता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्यों होती है, तो महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। ये पूरा आप ध्वनि साउंड पढ़ेंगे इसमें आज। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कल हम लोगों ने अधातु पढ़ा था, तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे अधातु का पेज नंबर 2, हाइड्रोजन के समस्थानिक से स्टार्ट करेंगे और इस पेज को कंप्लीट करेंगे। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो हीरा। ये सारी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेज में देखने को मिल जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे बायो। बायो में हम पढ़ेंगे पोषण,
का आज पेज नंबर 2 और ये पोषण का 2 पेज नंबर 50। कल हम लोगों ने पोषण को स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन। तो इसमें आज आप पढ़ेंगे खनिज तत्व जैसे कैल्शियम का महत्व क्या होता है हमारे शरीर में, लोहा का प्रमुख स्रोत क्या है, भोजन में रेशो का महत्व पढ़ेंगे। उसके बाद रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें आप इस पेज में पढ़ेंगे, पेज नंबर 50। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत के प्रक्षेपास्त्र, पेज नंबर 9। तो इसमें आज आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी का श्रेणी कौन सा है, वो सतह से सतह पे मार करता है, सतह से हवा में मार करता है, टैंक रोधी है या हवा से हवा में मार करता है। ये सारी चीज़ें आज आप इसमें पढ़ेंगे। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। प्रक्षेपास्त्र में आपको पढ़ना है पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, धनुष, अस्त्र, ब्रह्मोस, सागरिका, प्रद्युम्न और शौर्य। और युद्धक टैंक में अर्जुन, भीष्म और कर्ण। आपको इसमें पूरा पढ़ना है कि किस श्रेणी में है और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, और जो युद्धक टैंक है उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इसके बाद हम आते हैं एंशिएंट इंडिया पे, जिसमें आज आप पढ़ेंगे वैदिक काल का पेज नंबर 2 पढ़ेंगे, और ये है पेज नंबर 9 में दे रखा, जिसमें आज आप पढ़ेंगे ऋग वैदिक नदियाँ, इसके प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है। देखिए लूसेंट और एनसीईआरटी सात संग्रह में आपका टॉपिक मैच कर गया। जो आपको नदियाँ वहाँ पढ़नी है, प्राचीन और आधुनिक सेम टू सेम यहाँ भी पढ़नी है। तो ये आपका वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और यहाँ पर आप वन लाइनर में पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम आएंगे आज करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 13 एंड 14। तो 13 पेज नंबर में वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले विभिन्न महोत्सव पढ़ना है। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, ये वीडियो अपलोडेड है एडुटेरिया के प्लेलिस्ट, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के बाद एडुटेरिया जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और सेकंड है आपको समझौता ज्ञापन आज पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है आज फरवरी का राष्ट्रीय घटनाक्रम, पेज नंबर 62 से 63 तक दे रखा है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है, और आज का होमवर्क सीरीज भी यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग के लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल होगा। तो कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।